हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। और आज इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा सेट 5 फिजिक्स एंड इसमें हम डिस्कस करेंगे हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स के बारे में। तो इस वीडियो को लेके आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। बाकी आप मेरा स्टडी IQ के ऊपर जो है बेस्ट सेलिंग कोर्स GS कोर्स आप परचेज़ कर सकते हैं। ये सारा का सारा हमारा थियोरी कोर्स है, ये आप परचेज़ कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, आज हमारा स्क्रीन के ऊपर कहता है, वैसे तो हमारा आज 101 क्वेश्चन है, तो देखते हैं आज। एक सेकेंड, मैं एक बार थोड़ा सा पेन का इंक देख लेता हूँ और चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सो कन्वेक्शन अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि कन्वेक्शन जो होता है, संवहन जो होता है, ये किसके अंदर देखने को मिलता है। मैंने आपको बताया था कि कन्वेक्शन जो होता है लिक्विड्स और गैसेस के अंदर देखने को मिलता है, लिक्विड के अंदर भी और गैस के अंदर भी देखने को मिलता है, क्योंकि इसके अंदर जो होता है ना एक्चुअल मूवमेंट्स होती है, पार्टिकल्स की प्लेस, जो पार्टिकल्स की मूवमेंट देखने को मिलती है फ्रॉम वन पोजिशन टू द अनदर। और इसमें बहुत सारी जो है मतलब जो कन्वेक्शन जब होता है तो लिक्विड और गैस मूव करते हैं, बहुत सारी हीट एनर्जी वगैरह यहाँ से रिलीज होती है। और तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, डेट इज इन द लिक्विड्स एंड गैसेस। बी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। अब मैंने आपको बताया था जो कंडक्शन का प्रोसेस होता है, कंडक्शन का प्रोसेस जो होता है वो केवल सॉलिड्स में होता है। और रेडिएशन जो हमने बात करी थी, रेडिएशन, तो रेडिएशन जो हमारी सन रेडिएशन होती है विद द स्पीड ऑफ लाइट आती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आता है। तो आंसर इज बी ऑप्शन, लिक्विड्स एंड गैसेस। ड्यू टू हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ द एयर ट्रांसफर ऑफ हीट इज नोन एज। अगर हम बात करें कि अगर जो कोई मोशन है, हवा का जो मोशन है वो क्षैतिज गति के कारण, दैट मीन्स जो वो सीधा का सीधा चलता जा रहा है, हॉरिजॉन्टल चलता जा रहा है, तो उसमें हीट जो ट्रांसफर होगी, गर्मी जो ट्रांसफर होगी, हस्तांतरण होगा, उसका किस प्रोसेस से होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एडवेक्शन। दैट मीन्स ए ऑप्शन, दैट इज एडवेक्शन इज द करेक्ट आंसर। और प्लस मैंने आपको एडवेक्शन के बारे में बताता हूं कि एडवेक्शन जो होता है ये एक बल्क फिनोमिना है। बल्क मतलब बहुत सारी जो चीज़ है वो बल्क में लेके चल रही है, तो बल्क फिनोमिना इसमें देखने को मिलता है। और प्लस एक चीज़ और मैं बताता हूं कि एडवेक्शन जो होता है ये भी फ्लूइड्स में होता है, यानी कि लिक्विड चीज़ों में, तरल चीज़ों में देखने को आपको मिलता है। और कन्वेक्शन भी आपको तरल चीज़ों में देखने को मिलता है, ये भी लिक्विड चीज़ों में और तरल चीज़ों में देखने को मिलता है। बट डिफरेंस क्या आता है, डिफरेंस ये आता है कि जो कन्वेक्शन होता है ये मूवमेंट होती है आपकी फ्लूइड्स की, और ये फ्लूइड्स की जो मूवमेंट होती है ये डिफरेंट टेम्परेचर के कारण होती है। किसके कारण, टेम्परेचर डिफरेंस इसमें देखने को मिलता है। लेकिन एडवेक्शन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हवा आपकी एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही है तो उसको आप एडवेक्शन, अनुकूलन कहते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जा रही है तो उसे आप कन्वेक्शन कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या है कि आप कन्वेक्शन के अंदर जो मूवमेंट होगी वो डेंसिटी डिफरेंस के कारण होगी, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण देखने को मिलेगी। बट जो एडवेक्शन होगी वो आपकी वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड के कारण देखने को मिलेगी, यानी कि हवा के बहाव के कारण देखने को आपको मिलेगी। तो आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। वाई वाइट क्लोथ्स कीप यू कूलर एज कम्पेयर टू द ब्लैक क्लोथ्स। मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि जो वाइट कपड़े होते हैं, सफ़ेद कपड़े होते हैं, वो हम गर्मियों में ज़्यादा पहनते हैं, और जो ब्लैक कपड़े होते हैं वो गर्मियों में नहीं मतलब हम मना करते हैं। उसका रीज़न क्या है कि जो वाइट कपड़े होते हैं ना, जब इनके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो ये क्या करती है, वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, यानी कि इसका परावर्तन हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, दे रिफ्लेक्ट द होल लाइट। दैट मीन्स बी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। यानी कि पूरी की पूरी लाइट को जो है ये रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, और हमारी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से सारी चीज़ें जो है निकल जाती है। मतलब आई मीन टू से कि जो वाइट कपड़ा है ना वो जो है आपका जो एब्जॉर्बर कम है, मतलब एब्जॉर्ब नहीं करता और रिफ्लेक्ट बैक करता है। लेकिन ब्लैक कपड़ा जो होता है वो आपका एब्जॉर्बर भी होता है और एमिटर यानी कि रिफ्लेक्टर भी देखने को आपको मिलता है, जैसे हमने ब्लैक बॉडी के कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था। तो आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, दे रिफ्लेक्ट द होल लाइट। वाई क्लाउड्स फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर। जो बादल होते हैं वो वायुमंडल में तैरते नजर आते हैं, क्यों नजर आते हैं। देखिए एक क्या होता है कि जो क्लाउड्स होते हैं उसके अंदर, क्लाउड्स का मतलब क्या है कि उसके अंदर मॉइस्चर है। मॉइस्चर का मतलब क्या है कि उसके अंदर नमी है। नमी जब होगी तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर किसी ना किसी चीज़ का वॉल्यूम होगा, वाटर का वॉल्यूम होगा। बट अब अगर देखो एक ड्राई एयर ले लो
और सूखी हवा यानी कि और एक मॉइस्चर वाली हवा ले लो, तो फ्लोट ज़्यादा कौन करेगी? वो फ्लोट करेगी जिसमें मॉइस्चर होगा। क्यों? क्योंकि जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी मॉइस्चर वाले की है, डेंसिटी जो है मॉइस्चर वाले की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और ड्राई एयर की जो आपकी डेंसिटी है यानी कि घनत्व जो है ड्राई एयर का, सूखी हवा का, वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण जो है हमें क्लाउड जो है तैरते नज़र आते हैं। और इसकी एग्जांपल एक और ले सकते हैं हम, ऑयल और वाटर की। ऑयल और वाटर की ले सकते हैं। जब आप पानी के ऊपर कई बार ऑयल देखते हो तो उसके ऊपर ऑयल ऐसे तैरता नजर आता है। क्यों? क्योंकि जो ऑयल है ये क्या है? लेस डेंस, यानी कि इसका घनत्व जो है वो कम है, घनत्व इसका कम देखने को आपको मिलता है। लेकिन वाटर का जो घनत्व है वो हाई होता है, जिसके कारण जो है हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है कि जो तेल होता है वो हवा के पानी के ऊपर नजर आता है। तो कोई भी चीज़ अगर फ्लोट कर रही है वो डेंसिटी डिफरेंस आता है, तो इसका मतलब देयर इज अ लो डेंसिटी ऑफ द क्लाउड। सो आंसर इज बी ऑप्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें किस चीज़ के बारे में बताता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के संरक्षण के नियम के बारे में। सो ए ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। ये क्या कहता है कि हीट ना तो क्रिएट करी जा सकती है, ना बनाई जा सकती है, ना डिस्ट्रॉय खत्म करी जा सकती है। हमेशा जो एनर्जी होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म की एनर्जी में चेंज हो जाती है। ये कहती है कौन कहता है? ये थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ कहता है। बाकी यहाँ पे जो ऑप्शन है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी चीज़ का अगर आप टेम्परेचर बदल रहे हो, अगर आप किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? जो इसका खुद का टेम्परेचर है और खुद का टेम्परेचर है और जितना भी उसका सराउंडिंग्स का टेम्परेचर है। तो ध्यान रखना है रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर मैं कहूँ कि कोई भी बॉडी ले लो, ये ए बॉडी है, इसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब पहले 10 डिग्री पे किया था, फिर इसको 20 डिग्री पे किया, तो इसका मतलब 10 डिग्री हमने चेंज कर दिया। तो अगर रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कि इसका जो कितना टेम्परेचर है और इसका जो है आपने सराउंडिंग्स का कितना टेम्परेचर है उसका अगर आप माइनस कर दोगे तो वो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में आ जाएगा, यानी कि शीतलन के नियम में आ जाएगा। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि अगर आपका कांस्टेंट टेम्परेचर है, टेम्परेचर अगर आपका कांस्टेंट है मतलब सेम टेम्परेचर के ऊपर है, तो जो प्रेशर होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है वॉल्यूम के। P डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी कि दाब जो होता है वो आयतन के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हो। ये है बॉयल्स लॉ। और नेक्स्ट लिखा हुआ है हमारा चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि अगर हम बात करें कि अगर हमने कांस्टेंट जो है प्रेशर रखा हुआ है, दाब जो है हमने जो है आपका प्रॉपर वैसे ही रख दिया जितना है, तो जो कोई भी वॉल्यूम होगा आइडियल गैस का वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये बताता हमें चार्ल्स लॉ। तो आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वाई आर द हैंडल्स ऑफ मेटेलिक टी पोट मेड ऑफ वुड? देखिए जी क्या होता है, अब मेटल है, सो यहाँ पे अगर हम इसको हीट करेंगे तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स वगैरह हैं उसमें एनर्जी पार्टिकल्स ज़्यादा देखने में, यानी कि ऊर्जा इसके अंदर देखने को आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी और पार्टिकल्स घूमेंगे एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर। लेकिन अगर हम बात करें वुड की, तो वुड जो है मेटल नहीं है, तो ये क्या है? एक्चुअली इंसुलेटर है। इंसुलेटर का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर जो है कोई भी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जो पास नहीं करेगी। सो इसीलिए जो वुड इसीलिए हम करते हैं कि क्योंकि जब हम जो टी पोट को पकड़ते हैं तो हमें जो है गर्म ना लगे। क्यों? क्योंकि जो वुड है वो इंसुलेटर का तरह काम करता है। इंसुलेटर का मतलब ये इसके अंदर हीट नहीं आएगी और ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट आता है। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा? वुड इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ध्यान रखना, आंसर इज ए ऑप्शन। वेजिटेबल्स आर कुकड इन लेसर टाइम बाय एडिंग ए पिंच ऑफ सॉल्ट वाइल कुकिंग बिकॉज। देखिए क्या कहता है कि अगर अब हम सब्जी बनाते हैं तो उसके अंदर हम क्या कर देते हैं? हल्का सा नमक डाल देते हैं। सो नमक से हमारी जो सब्जी है वो जल्दी बन जाती है। ऐसा क्यों होता है? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए एक चीज़ होती है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि जब भी कोई चीज़ गर्म करने लग जाती है अपने टेम्परेचर के ऊपर तो उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब बात एक चीज़ समझनी है आपको कि जब भी अगर हम किसी भी चीज़ के अंदर इंप्योरिटी ऐड कर दे, लाइक फॉर एग्जांपल पानी है, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो है आपका गर्म करता है। अगर मैं इसके अंदर नमक डाल दूं, ये पानी जो है 80 डिग्री के ऊपर सपोज करके चल रहे हैं, 80 डिग्री के ऊपर गर्म करना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने नमक डाल दिया। नमक क्या है? इंप्योरिटी। इंप्योरिटी का मतलब क्या होता है कि हमने कोई अशुद्धता डाल दी। कोई भी चीज़ अगर आप ऐसी चीज़ डालोगे और उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ एक मैंने सी वाटर ले लिया,
एक मैंने जो है समुद्र का पानी ले लिया और एक मैंने टैप का पानी ले लिया, हमारे जो नल लगा हुआ है नॉर्मल वाटर ले लिया। अगर मैं दोनों को गर्म करूँ तो दोनों में से जल्दी गर्म कौन सा हो जाएगा, वो समुद्र वाला, यानी कि सी वाटर जो है जल्दी गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी इम्प्योरिटी है। अगर कोई भी चीज़ अशुद्धता आप डालोगे तो उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जब हम सॉल्ट डाल रहे हैं तो ये भी क्या है, इम्प्योरिटी है, जिससे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है आपका वो इंक्रीज कर जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज करने का मतलब ये 80 डिग्री के ऊपर अब गर्म होने लग जाएगा। तो आंसर इज ए ऑप्शन। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इंप्योरिटी हमेशा जो होती है, इंप्योरिटी जो हमेशा होती है वो हमेशा बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देती है, अशुद्धता बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देती है। नेक्स्ट है कौन से टेम्परेचर के ऊपर, फ़ारेनहाइट के कौन से टेम्परेचर के ऊपर जो वाटर है वो फ्रीज कर जाता है, यानी कि हिमांक पहुंच जाता है। अब बात ये है, फ्रीज करने का जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सेंटीग्रेड और सेल्सियस मैंने आपको बताया था, C/100 इज इक्वल टू F-32/180 हमने वैल्यू ये फार्मूला याद किया हुआ है। तो सेल्सियस कितना होगा जी, 0/100 इज इक्वल टू F-32/180। तो ये 0 बन जाएगा, ये इधर जाएगा तो वो भी 0 बन जाएगा। तो F किसके बराबर आ गया, 32 के बराबर आ गया। तो मतलब फ़ारेनहाइट के अंदर पानी कितने डिग्री के ऊपर फ़ारेनहाइट में फ्रीज करेगा। तो आंसर इज ए ऑप्शन। अगर यहाँ पे सेल्सियस लिखा होता, अगर यहाँ पे सेल्सियस लिखा होता तो आपका 0 डिग्री आंसर बन जाता। तो आंसर इज ए ऑप्शन। द चेंज ऑफ द सॉलिड इनटू वेपर्स डायरेक्टली इज कॉल्ड, यानी कि ठोस से सीधा वाष्प में बदला है, इसमें लिक्विड वाली स्टेज आई नहीं है, एक लिक्विड वाली स्टेज आई नहीं है, यानी कि तरल वाली चीज जो है आई नहीं है। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन, उच्च बनाने की क्रिया, दैट इज सब्लिमेशन, जिसको डी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। उदर्वपातन जिसे आप कहते हैं आई थिंक हिंदी में, सब्लिमेशन इज द राइट आंसर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि जैसे नेप्थलीन बॉल्स होती हैं, कैम्फर होता है, आप धूप अगरबत्ती चलाते हो, तो ये सारी किसकी एग्जांपल आ जाती हैं, ये सारी एग्जांपल आती हैं सब्लिमेशन की। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। ये आंसर क्या बनेगा आपका, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर? सो आंसर इज डी ऑप्शन। बाकी मैं आपको और बताता हूं कि जैसे यहां पे जो एग्जांपल है, जैसे वेपराइजेशन लिखा हुआ है, सो वेपराइजेशन वर्ड का मतलब क्या होता है कि जब भी आप लिक्विड से आप वेपर की तरफ आते हो, यानी कि तरल से वाष्प की तरफ आते हो। फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है, जो लिक्विड है यानी कि तरल है वो सॉलिड बन गया है, और ये हमेशा फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे जाके होता है। मेल्टिंग की अगर हम बात करें कि ये सॉलिड से लिक्विड बन गया है, यानी कि गल गया है, सॉलिड से लिक्विड हो गया है। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा जी आपका, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर? तो आंसर इज डी। नेक्स्ट है जी, क्लियर नाइट्स आर कोल्डर देन द क्लाउडी नाइट्स बिकॉज, देखिए जी जो आसमान साफ होता है वो ठंडा होता है क्लाउडी नाइट से। क्यों होता है? देखिए एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि क्लाउड्स होते क्या हैं। मैंने आपको बताया था कि वाष्प बन जाते हैं एयर के अंदर और एक क्लाउड का रूप धारण कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है, जो आपकी हीट को, जब यहाँ से हीट जो नीचे वाली हीट जो है वो ऊपर की तरफ जाती है, तो वो हीट जो होती है ना वो ट्रैप करने लग जाती है, यानी कि यहाँ पे हीट ट्रैप हो जाती है और आपके जो एटमॉस्फेयर है उसको गर्म कर देती है। अगर ये क्लाउड्स ना हो तो हीट जो है ट्रांसफर होती रहती है और हमें जो मौसम है वो ठंडा महसूस होता है। सो इसका मतलब क्या हो गया कि जो क्लाउड्स हो गए ये क्या हो गए, बैड कंडक्टर। क्या? बैड कंडक्टर हो गए। किस चीज के बैड कंडक्टर? हीट के बैड कंडक्टर हो गए, यानी कि ये सुचालक नहीं है, ये कुचालक है हीट के, उष्मा के। रीजन? क्योंकि क्लाउड्स जो है वो वापस उसको हीट को जाने नहीं देते। तो इसका आंसर क्या बनेगा कि ये इसीलिए होता है कि जो आसमान साफ होता है वो ठंडा इसलिए होता है क्योंकि रेडिएशन देखने को आपको मिलती है। तो आंसर इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। और यहां पे एक ऑप्शन लिखा हुआ है कंडेंसेशन, संक्षेपण, ये लिखा हुआ है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं गर्मी के अंदर ठंडा पानी पी रहा हूँ, ये कोल्ड वाटर है, ठंडा पानी है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो है ये ड्रॉपलेट्स नजर आने लग जाते हैं गिलास के बाहर। तो ये ड्रॉपलेट्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जो हवा है वो गर्म है, यानी कि एयर जो है वो गर्म है, ठंडे के साथ कंटैक्ट कर रही है, तो ये कंडेंस हो गए और ये जो है ड्रॉपलेट्स देखने को आपको मिल जाते हैं। उसकी चीज़ को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा? सी ऑप्शन, रेडिएशन।
इनमें से स्टेटमेंट बताइए जी कौन सी करेक्ट है, कौन सी पेयर जो है करेक्ट आता है। पहला देखिए, स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड कंटेन्स द सेम अमाउंट ऑफ हीट। नहीं, मैंने आपको बताया था जो स्टीम होती है ये सबसे ज़्यादा हीट कंडक्ट करती है, क्योंकि इसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन देखने को मिलता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन देखने को आपको मिलता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ये इसमें इतनी हीट नहीं होती जितनी आपकी स्टीम में देखने को मिलती है। दूसरा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। यानी कि फ्यूजन की जो लेटेंट हीट है वो इक्वल होती है वेपराइजेशन के नहीं। लेटेंट हीट ऑफ जो फ्यूज़न होती है आइस की जो फ्यूज़न होती है वो 80 कैलोरी होती है, और दूसरी जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, सो वाटर जो होती है वो 540 कैलोरी देखने को आपको मिलती है। तो ये नॉर्मल है, ठीक है। ये तो मैंने आपको याद करवाया था, 80 आइस वाला तो मैंने याद कराया था कि 80 कैलोरी होती है, ये आपको याद करना है। और फ्यूज़न का मतलब क्या होता है कि जो आपकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न का मतलब क्या होता है कि जो आइस होती है वो मेल्ट करने लग जाती है, मतलब एट ए गिवन जो भी आई मीन टू से आइस जो होती है वो मेल्ट करने लग जाती है बाय ईच ग्राम ऑफ वाटर, देन इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। और प्लस थर्ड पॉइंट देखिए, ये जो है इन एन एयर कंडीशनर heat is extracted from the room air at evaporation coils and rejected out at the condenser coils। मैंने आपको बताया था कि जब भी हीट ठंडा करने की बात आएगी तो उसके अंदर इवेपोरेशन देखने को आपको मिलेगा, यानी कि वाष्पीकरण देखने को आपको मिलेगा। तो ये आपका बिल्कुल जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो तीसरा स्टेटमेंट ही हमारा इसमें करेक्ट बनेगा। ओनली 3 इज द करेक्ट वन, बाकी दोनों ऑप्शन जो हैं ये आपके गलत हैं। तो आंसर इज थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है, एक सर्कुलर प्लेट है, जी, एक क्यूब है, ठीक है, और उसके बाद एक सफियर है, और इसमें सेम मटेरियल से बना हुआ है, सेम मास है, और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर रहे हैं, रूम में छोड़ दिया। सबसे स्लोएस्ट रेट ऑफ कूलिंग किसका देखने को आपको मिलेगा? देखिए जी, जब आप देख रहे हो कि मटेरियल आपका सेम है, सेम मटेरियल से बना रखा है, सेम चीज़ से बना रखा है, जब सेम मटेरियल से बना रखा है तो इसका घनत्व भी क्या होगा? सेम होगा। डेंसिटी भी क्या होगी? घनत्व भी क्या होगा? इसका बिल्कुल सेम देखने को आपको मिलेगा। घनत्व भी आपको सेम देखने को मिलेगा, ध्यान रखना। अब मास भी सेम है, जाने के द्रव्यमान भी आपका बिल्कुल सेम है जी, क्लियर। द्रव्यमान भी सही है, मास भी सेम है, डेंसिटी भी क्या है आपकी सेम होगी, तो इसका मतलब वॉल्यूम भी क्या होगा? जाने के आयतन भी क्या होगा? वो भी सेम होगा। वॉल्यूम भी क्या होगा? आयतन भी क्या होगा? आपका बिल्कुल सेम देखने को आपको मिलेगा। अब बात यह है कि जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, वो क्या होगा? जो मैक्सिमम जिसका सरफेस एरिया होगा तो वो जो है फास्ट जो है वो कूल होगी, फास्ट क्या होगी? कूल होगी। और जिसका सरफेस एरिया मिनिमम होगा तो वो क्या होगी? स्लो कूल देखने को आपको मिलेगा। तो इसमें से तीनों में से ऑप्शन देखिए, सर्कुलर प्लेट, क्यूब और सफियर के अंदर मैं अगर बात करूं तो इसका मतलब सर्कुलर प्लेट जो है इसका जो एरिया है वो तो सबसे ज़्यादा हो गया। सर्कुलर प्लेट जो है सबसे फास्ट कूल करेगी, और सबसे ठंडा कूल लेट जो करेगी वो सफियर करेगा, क्योंकि सफियर का जो है जो एरिया है वो आपका कम देखने को मिलता है। सो इसीलिए इसका आंसर क्या बनेगा? सफियर, यानी कि क्षेत्र का आंसर क्या बनेगा? आपका राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर बिकॉज क्लाउड्स मेनली, मैंने आपको बताया था कि जो क्लाउड्स होते हैं वो बैड कंडक्टर की तरह काम करते हैं और पूरी की पूरी जो है उसको रिफ्लेक्ट करते रहते हैं कि हाँ भाई जब ये हीट आएगी यहाँ से वापस आके नीचे चलता जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या करेगी? रिफ्लेक्ट बैक द हीट गिवन बाय द अर्थ, यानी कि जो पृथ्वी द्वारा गर्मी है उसको वापस देता चला जाएगा, जिसके कारण जो है आपको उस दिन गर्म महसूस होगा। क्लियर? आंसर इज सी ऑप्शन। एब्सोल्यूट जीरो, पूर्ण शून्य जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, उसका मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब होता है पहली बात तो 0 केल्विन, और अगर मैं कहूँ सेल्सियस में तो -273.15, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपका एब्सोल्यूट जीरो देखने को मिलता है। एक्चुअली 0 केल्विन होता है, और ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है जब सभी गतिविधियां, सभी जो है आणविक गति जो है बंद हो जाती है, किसी भी चीज़ को कोई मूव करने के लिए चीज़ नहीं मिलती। दैट मीन्स ऑल द मोशन सीजेज, सब जगह के ऊपर जो है गति बंद हो जाती है। सो ए ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा।
नेक्स्ट है व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए कौन सा कथन बिल्कुल सही नहीं है। अब यहां पे देखिए 7 SI यूनिट के अंदर बिल्कुल आता है जी, बिल्कुल वन ऑफ द 7 SI यूनिट। अब आपको 7 SI यूनिट पता होनी चाहिए कौन कौन सी होती है। लेंथ होती है जिस लंबाई, और टाइम समय, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना आपने उसके अंदर जो है सब्सटेंस पैदा कर मतलब उसके अंदर है, और इलेक्ट्रिक करंट विद्युत इलेक्ट्रिक करंट उसका आता है, टेम्परेचर है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के यूनिट कैंडला होते हैं, मास होता है द्रव्यमान किलोग्राम। तो ये 7 होती हैं, तो ये 7 SI यूनिट के अंदर आता है बेसिक में से, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है इसको हम मेजर करते हैं SI यूनिट सेल्सियस के अंदर, नहीं, मैंने आपको अभी बताया था SI यूनिट क्या होते हैं टेम्परेचर के, हमेशा केल्विन देखने को मिलते हैं, तो ये तो गलत हो गया। टेम्परेचर 0 डिग्री इज इक्वल टू 273.15, नहीं, ये क्या होता है 0 केल्विन जो होता है, 0 केल्विन जो होता है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो आंसर इसमें ये तो बिल्कुल सही है। 0 डिग्री से 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 के, तो ये जो वैल्यू है 273.5 के, तो एक्चुअली 0 केल्विन जो होता है ये इसके बराबर होता है, ठीक है। तो अब अगर हमने सेल्सियस निकालना हो तो 0 केल्विन 0 प्लस ये कर देंगे, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 0 केल्विन किसके बराबर होता है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। तो इसने नॉट ट्रू पूछा था, तो आंसर इसलिए क्या बनेगा, बी ऑप्शन बन जाएगा राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। इनमें से कौन सा ऐसा गुड कंडक्टर है, कौन सा संवाहक है, कौन सा सुचालक है हीट का यानी कि उष्मा का, बट बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब विद्युत का जो है वो कुचालक है। तो इनमें से ऑप्शन क्या बनेगा, आंसर इज माइका। सो इट्स नॉट मीका, इट्स माइका, ठीक है, मीका सिंह नहीं है, माइका है। तो माइका इज द राइट आंसर। क्यों, अब एक चीज देखिए, ये आपको याद करना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन आपको कई बार याद ही करना पड़ता होता है कि जो माइका होता है ना, ये मेनली हम पहले तो पेंट्स के अंदर यूज करते हैं। पेंट जो हमारे घर में होते हैं, तो जो उसका कलर जो होता है उसको मेनली जो है टोन पिगमेंट करने के लिए काम आता है। बट इसका जो एग्जैक्ट मेन पॉइंट है वो है एक्चुअली इट्स ए सुपीरियर इंसुलेटर। सुपीरियर इंसुलेटर का मतलब पता क्या है कि इसके अंदर जो है विद्युत जो है वो नहीं जाती, इसीलिए इसको बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता, ऐसी चीज है माइका, ऐसी चीज है जो आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, जो हमारी विद्युत की जो चीजें होती हैं, जैसे अगर मैं बात करूं स्विचेस होगी, ठीक है, जो कोई भी इलेक्ट्रिक की चीज बनी होती है उसमें एक कोटिंग होती है माइका की, ताकि जो है इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर जो है पास ना कर सके, इसीलिए इसको थर्मल इंसुलेशन भी कह देते हैं। तो आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन माइका। why boiling point of water decreases with increase in altitude, जाने कि जब हम ऊंचाई के ऊपर जाते हैं तो जो क्वथनांक है पानी का वो डिक्रीज क्यों हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि जब हम हाइट के ऊपर जाते हैं, तो वायुमंडल दाब जो होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, वायुमंडल दाब जो होता है वो भी क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। क्यों, क्योंकि जो एयर होती है वो हाइट के ऊपर वो क्या होती है, लेस डेंस होती है, यानी कि उसका घनत्व जो होता है वो छोटा हो जाता है, घनत्व कम हो जाता है, क्लियर, घनत्व डिक्रीज कर जाता है। लेकिन बट बात यह है कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया तो इसका मतलब जो वेपर प्रेशर है लिक्विड्स का, वो भी क्या करना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा, ताकि आप बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर पहुंच जाएं। तो इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हाइट के ऊपर जाने से डिक्रीज करने लग जाता है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विद द हाइट। तो क्या बनेगा आंसर आपका, लो टेम्परेचर ना बन के इसका आंसर बनेगा लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आंसर इज बी ऑप्शन, आपका प्रेशर भी डिक्रीज करने लग जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर, आंसर इज बी ऑप्शन। इनमें से कौन सा कथन सही है हीट बजट के लिए, यानी कि ताप बजट के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। मैंने आपको बताया था कि हीट बजट कौन शो करता है, अर्थ करता है। अर्थ इसीलिए करता है कि जितनी हीट अर्थ के अंदर आती है ये वापस जो है एब्जॉर्ब करता है, बाद में ट्रांसमिट कर देता है, रेडिएट कर देता है, और पूरी हीट जो अर्थ है वो जीरो जो है हीट बजट दिखाती है। इट मीन्स कि जो पूरी की पूरी हीट है वो पूरी की पूरी जो है ट्रांसफर हो जाती है। सो इसीलिए जो हम अर्थ को क्या कहते हैं, एब्जॉर्बर एंड रेडिएटर वर्ड यूज किया
किया जाता है, क्योंकि अर्थ बॉडी जो है इस तरीके से काम करती है। तो इसका मतलब हीट बजट का मतलब क्या होगा, जितनी हीट आई एब्जॉर्ब हुई उतनी ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो देखिए जी क्या है, सो इट इज द बैलेंस बिटवीन द इनकमिंग एंड आउटगोइंग हीट रेडिएशन, मतलब बी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। आने वाली किरणें और जाने वाली किरणों के बीच में एक संतुलन है, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, बी ऑप्शन। द कैरेक्टरिस्टिक्स इनवैलिड फॉर हीट रेडिएशन इज दैट इट ट्रेवल्स। देखिए अब इसमें ना थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ये हीट रेडिएशन वर्ड यूज, हीट रेडिएशन कर रहा है। जब भी हम हीट रेडिएशन वर्ड यूज करते हैं ना, तो मेनली हम सन के लिए वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। और जो सन की जो लाइट होती है वो एक सीधा स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है एंड विद द स्पीड ऑफ लाइट करती है, विद द स्पीड ऑफ लाइट करती है, डेट मीन्स जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड करती है। लेकिन बात ये है, जब हम सन के लिए यूज करेंगे तो ये वाले कॉन्सेप्ट आएंगे कि हाँ भाई वो सीधा जाएगा और ये वाला जो है स्पीड से जाएगा। लेकिन हीट रेडिएशन वर्ड यूज किया है। अब हमें नहीं पता कि वो सन के लिए बात कर रहा है, नहीं हमें नहीं पता सन के लिए बात कर रहा है, हमें नहीं पता एक माचिस की तीली के लिए बात कर रहा है, हमें नहीं पता जो गैस सिलेंडर हमने चलाया है उसके लिए बात कर रहा है। तो क्योंकि सभी जगह से क्या होगी, हीट तो निकलेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि हाँ हम एक कॉर्नर में बैठे हैं, दूसरे जो रूम में हमें गर्मी आएगी वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से आएगी। तो इसीलिए जो इसका जो आंसर बनेगा मोस्ट अप्रोप्रिएट वो क्या बनेगा कि ऐसा नहीं है कि वो विद द स्पीड ऑफ लाइट से जो है वो क्रॉस करेगी, ध्यान रखिए। और दूसरी बात ये है इन ऑल डायरेक्शन, देखिए दोनों आंसर बन सकते हैं, बी और सी दोनों ऑप्शन बन सकते हैं, क्योंकि कोई भी हीट ट्रैवल करती है वो हमेशा जो आपकी जो है स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो स्पीड ऑफ लाइट से क्रॉस करेगी, स्ट्रेट लाइन पाथ तो वो फॉलो करेगी, लेकिन बात ये है कि वो स्पीड ऑफ लाइट से नहीं जाती। और अगर सन के लिए पर्टिकुलर पूछा, अगर सन के लिए पर्टिकुलर पूछा, अगर सन के लिए पर्टिकुलर पूछा, सूर्य के लिए पर्टिकुलर पूछा, तो वो स्ट्रेट लाइन जो है सीधी लाइन में जाता है, विद द स्पीड ऑफ लाइट जाता है, और उसके बाद जो है जहां से जाएगा उसको हीट करता जाएगा। अगर यहां पे सन वर्ड आ जाता तो आंसर हम पता क्या लगाते, ऑल डायरेक्शन, बी ऑप्शन टिक कर देते। बट बात यहां पे क्या है कि हीट रेडिएशन की बात हो रही है, हमें नहीं पता टेरेस्ट्रियल रेडिएशन यानी कि जो पृथ्वी से ऊर्जा उठ रही है वो बात कर रहा है, जो सन की बात कर रहा है, या गैस की बात कर रहा है। इसीलिए इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा, विद द स्पीड ऑफ लाइट इज द करेक्ट वन। ये स्टेटमेंट जो है गलत है, इनवैलिड स्टेटमेंट यहां पे देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है, इनमें से सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा किसकी है, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा जो है वो किसकी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, वो मिलती है वाटर की। तो आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन। मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए थे, वाटर का और सैंड का, पानी का और जो है मिट्टी का बताया था। सो वाटर की स्पेसिफिक हीट जो होती है वो हाई देखने को मिलती है, हाई वाटर स्पेसिफिक हीट, इसीलिए इसका मतलब क्या होता है कि ये जल्दी सॉरी लेट जो है वो गर्म होगा और लेट ही ठंडा होगा। और सैंड की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो लो होती है, इसका मतलब ये जल्दी गर्म होगा और जल्दी ही आपका जो है ठंडा भी होगा। तो इसी कारण जो है वाटर इज द राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑन ए कोल्ड डे व्हेन द रूम टेम्परेचर इज एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जब हमारा ठंडा दिन होता है, रूम टेम्परेचर आपका 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन जो मेटल कैप है, जो पेन का कैप है, वो ज़्यादा ठंडा हो जाता है प्लास्टिक बॉडी से। ऐसा क्यों होता है, मैंने आपको बताया था, मेटल वर्ड यूज कर दिया तो वो क्या है, गुड कंडक्टर है, लेकिन जो प्लास्टिक है वो आपका क्या है, बैड कंडक्टर है, यानी कि वो सुचालक नहीं है, वो कुचालक है। और सुचालक कौन है, मेटल है, धातु है जो है आपकी, वो क्या है, सुचालक है। और ये जो आपका प्लास्टिक है ये क्या है, कुचालक देखने को आपको मिलता है। अब बात ये है कि ये क्या बनेगा इसका आंसर, सो इसका मतलब बनेगा जी मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो आंसर इज सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ो, आंसर आपका सामने सामने आएगा, आपको दूसरे स्टेटमेंट्स देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर इज सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी आप कह सकते हैं, तो वो होता है हमेशा मरकरी। मरकरी जो होता है सॉरी चांदी, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, क्लियर, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सो आंसर इज बी ऑप्शन। और मरकरी भी होता है वैसे तो, क्योंकि हम जो थर्मोमीटर वगैरह के अंदर इसको यूज करते हैं। और सो बेस्ट पूछा है तो आंसर क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन बनेगा, बी ऑप्शन, दैट इज सिल्वर इज द करेक्ट वन।
इनमें से जो हीट रेडिएशन होती है उसका कलर क्या होता है जब आप हाईएस्ट टेम्परेचर के ऊपर पहुंच जाते हो। मैंने आपको बताया था टेम्परेचर वर्ड से मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था स्टार वाला, ठीक है, स्टार वाला क्वेश्चन करवाया था। स्टार के अंदर जो टेम्परेचर के कारण जो है हीट ज़्यादा आती रहती है और इसका कलर मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम एंड टाइम पे क्या होगा, हमेशा वाइट नज़र आएगा। और टेम्परेचर बढ़ना मतलब उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है, यानी कि उसकी एवरेज गतिज ऊर्जा जो है वो चेंज हो रही है। तो इसीलिए आंसर क्या बनेगा इस क्वेश्चन का, डी ऑप्शन बनेगा, व्हाइट इज द करेक्ट आंसर। आप देखेंगे जब भी आप लोहे को गर्म करोगे, किसी भी चीज को गर्म करोगे, तो पहले वो जो है कोई ब्लैक बनेगा, कोई लाल बनेगा, लेकिन एंड टाइम पे वो हमेशा व्हाइट रह जाता है। तो इसीलिए जो हाईएस्ट टेम्परेचर है उस पर व्हाइट नजर देखने को आपको मिलेगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाउ कैन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड बी रिड्यूस, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए थे बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। एक तो मैंने बताया था इम्प्योरिटी का, इम्प्योरिटी अगर आप उसमें अशुद्धता डालोगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और मैंने एक प्रेशर का पॉइंट बताया था कि अगर आप हाइट के ऊपर जा रहे हो और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। सो इसका मतलब जब हम अशुद्धता डालते हैं या दाब की अगर हम बात करते हैं, प्रेशर की अगर बात करते हैं, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब इन्होंने पूछा है कि रिड्यूस करना है बॉइलिंग पॉइंट, तो प्रेशर को भी क्या करना पड़ेगा, दाब को भी क्या करना पड़ेगा, आपको कम करना पड़ेगा। सो बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑन द लिक्विड। सो डी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ हीट। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कि ऐड करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, इंक्रीज करेंगे, इस सब में जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगा। इन सब सिचुएशन में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। चलो जी आगे। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट बिटवीन द एनी टू सिस्टम डिपेंड्स ऑन, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। हमेशा कोई भी चीज़ जो डिपेंड करती है वो बात करती है हीट ट्रांसफर होती है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, जो है हीट आपकी ट्रांसफर देखने को आपको मिलती है। ज़्यादा गर्म चीज़ से जो ठंडी कम गर्म चीज़ हो उसमें देखने को आपको मिलती है। और एक्चुअली ये आपका डिपेंड करता है टेम्परेचर किसके ऊपर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करेगी और एटम्स मोशन जो है उसके अंदर डिसऑर्डर हो जाएंगे। सो आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा देयर इंडिविजुअल टेम्परेचर। सो इसमें डिपेंड करेगा कि भाई हीट की कहां से कहां जाएगी, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाएगी। तो आंसर इज सी ऑप्शन। इन ए डीजल इंजन द हाई टेम्परेचर नीडेड टू इनिशिएट इज फ्यूल इन द फ्यूल इज अचीव बाय, कहने का मतलब डीजल इंजन के अंदर जो हम हाई टेम्परेचर लेके आते हैं फ्यूल को जलाने के लिए, तो वो कैसे किया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये है जी इनटेक वाल्व। आपने इसके अंदर जो है इनटेक मतलब फ्यूल वगैरह डाल दिया, कंप्रेस कर दिया। जैसे आपने कंप्रेस किया तो फ्यूल जो है वो आपका जलने लग जाएगा, यानी कि ये आपका मैक्सिमम टेम्परेचर आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है भाप वगैरह जो है इसे निकाल दोगे। तो इसका मतलब जब हम इसको कंप्रेस करेंगे तो ही पावर नज़र आपको देखने को मिलेगी। तो पावर कैसे आएगी, जब कंप्रेस किया जाएगा और फ्यूल जो है इंजेक्ट होने लग जाएगा, तब जाके आपका टेम्परेचर नज़र आएगा। सो इसका मतलब कंप्रेसिंग एयर इन द सिलेंडर, जो हम एयर सिलेंडर को जो है कंप्रेस करेंगे, हवा जो है सिलेंडर के अंदर कंप्रेस करेंगे, तो जो है हाई टेम्परेचर आपको नजर आएगा। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। तो ये थे आज क्वेश्चन हमारे, तो हमने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक कवर कर लिया। सो थैंक यू सो मच गाइस, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। गुड लक, टेक केयर।